हाँ देखिए ध्यान से, रोले का प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है लैंग्राज की मध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए लैंग्राज की मध्यमान प्रमेय क्या है, इनका कथन क्या है, उसको देखिए ध्यान से। लैंग्राज की मध्यमान प्रमेय का कथन क्या है, इन्होंने बताया था एक वास्तविक फलन f(x) माने कोई वास्तविक फलन f(x) इस प्रकार हो कि पहला f(x) फलन f(x) a, b में संतत हो। अंतराल a, b में क्या हो, संतत हो। ये वाला इसका मतलब हम बताए थे ना, बड़ा कोष्टक में a, b का मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ a और b को लेकर इसके बीच के सभी बिंदु पर f(x) क्या है, संतत है। a और b को लेते हुए इसके बीच में जितने सभी बिंदु हैं सब पर यह क्या है, संतत। दूसरा फलन f(x), यहाँ आप लिख लो बंद अंतराल, क्या लिखोगे, बंद अंतराल। यहाँ खुले अंतराल, खुला अंतराल AB में अवकलनीय हो, क्या हो, अवकलनीय हो। अवकलनीय मतलब क्या है, देखो जैसे कोई फलन है वह A से B के बीच में जितना बिंदु है सबके सतत हो, क्या हो, सतत माने वह टूटा न हो ग्राफ ना। अवकलनीय का मतलब A और B के बीच में जितने बिंदु हैं सब उसके बीच में कहीं भी ग्राफ जो है कोणीय न हो, चिकना हो, क्या हो, स्मूथ हो, इस तरीके का ना हो। जैसे यह फलन हो गया, ऐसे मान लीजिए फलन है ऐसे, तो अगर मैं यहाँ पे A मानता हूँ, यहाँ पे B मानता हूँ, ठीक है। A और B के बीच में ग्राफ जो है सभी जगह क्या होना चाहिए, सतत, कहीं टूटा ना हो। कहीं टूटे का A और B के बीच में कहीं ग्राफ टूटेगा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सतत है, क्या है। अच्छा दूसरा A और B के बीच में ग्राफ कहीं कोणीय न हो, जैसे कि इस तरीके का न हो, ऐसे न हो, इस प्रकार का। देखो यहाँ पे सतत तो जरूरी, लेकिन ये क्या है, अवकलनीय नहीं होगा ना। जहाँ पे कोना है वहाँ तो अवकलनीय नहीं होगा। तो मध्यमान लैंग्राज ने यह बताया था कि फलन f(x) बंद अंतराल में संतत हो, मतलब कहीं टूटा न हो ना। और दूसरा बात क्या बताए थे, दूसरा बताया थे और B के बीच में क्या हो, अवकलनीय हो, क्या हो, अवकलनीय हो। और तीसरा बताए थे f(a) ≠ f(b) हो। रोले और लैंग्राज में यही अंतर है। रोले ने बताया था f(a) बराबर f(b) और लैंग्राज ने बताया था f(a) ≠ f(b)। कहें यदि कोई वास्तविक फलन f(x) इस प्रकार हो कि इन तीन कंडीशन का पालन करे, तब मध्यमान ने क्या बताया था, f' बराबर f(b) - f(a) और नीचे b - a। इसका मतलब क्या होता है कि C जो है A और B के बीच में इस प्रकार होगा कि हम उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे बिंदु C पर, तो वह AB के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, हाँ। लैंग्राज ने यह बताया था कि A और B को फलन क्या हो, संतत हो। A और B के बीच में के सभी बिंदु पर फलन क्या संतत हो और अवकलनीय हो, ठीक।
एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तब बताया था कि ए और बी के बीच में ऐसा कोई बिंदु सी होगा जहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा ए और बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। बात समझ में आया? फिर से मैं बोलूं, लैग्रांज ने क्या बताया था कि कोई फलन बंद अंतराल ए बी में संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी हो, तब वक्र पर एक बिंदु सी ऐसा होगा जहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह ए और बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। कौन बताया था? लैग्रांज ने। तो इनका कथन लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। तब के बाद लिखिए, तब वक्र पर ए और बी के बीच, वक्र पर ए और बी के बीच एक ऐसा बिंदु सी होगा, एक ऐसा बिंदु सी होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा रेखा ए बी के समांतर होगा, रेखा ए बी के समांतर होगा। अर्थात करके इसको लिख लो। हाँ, देखिए ध्यान से, यह मूल बिंदु है, यह P है। चलो यही मान लेते हैं, यह P है और यह क्या है? Q है। ठीक है, ये R है। देखिए दूसरे वहाँ लिख दे, जहाँ रेखा ए बी के समांतर हो वहाँ रेखा PQ के समांतर लिख दे सबसे। हाँ देखो ध्यान से, हम यहाँ पे P मान ले रहे हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे C मान ले रहे हैं, यहाँ पे B। ठीक है, चलो यह ए हो गया, यह क्या हो गया? B। तो परिभाषा में जहाँ हम लिखे थे ए बी के समांतर, वहाँ हो जाएगा PQ के समांतर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक लिखते हैं। P के निर्देशांक बराबर क्या होगा? A कामा एफ ए। सही है, नहीं समझे क्या? फलन क्या है? ऐसे हम ऐसे बनाएंगे ना, साइड में बना देना यह x हो गया है, y बराबर एफ एक्स है। हाँ देखिए, यह x हो गया है, y बराबर एफ एक्स है। जब x बराबर a लेंगे तो y बराबर एफ है, जब x बराबर b लेंगे तो y बराबर एफ बी। ए एफ है ना, एफ बी। जब x बराबर c लेंगे तो y बराबर एफ सी। तो P के निर्देशांक भूत कामा कोड A कामा एफ है। Q के निर्देशांक हो जाएगा हमारा B कामा एफ बी। अब R के निर्देशांक होगा C कामा एफ सी। ठीक है, यहाँ पे आगे नहीं है, क्या है? A, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, चलो R ही मान लेता हूँ।
सही है ना। चलो अब क्या करेंगे, पी क्यू की प्रवणता निकालेंगे। पी क्यू प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 का स्थान क्या लिखेंगे, या x1 हो गया है y1, x2 हो गया है y2, fb माइनस fa y2 माइनस y1, तो y2 के स्थान पे fb ऋण y1, y1 के स्थान पे fa x2 माइनस x1 b माइनस c। ये पी क्यू प्रवणता हो गया, किसका हो गया। हाँ अब देखिए पी क्यू प्रवणता जितना हो गया, हमें बिंदु आर पर वक्र की स्पर्शी की प्रवणता, बिंदु आर पर वक्र की स्पर्शी की प्रवणता, प्रवणता कैसे निकलता है, वक्र का अवकलन कर दो। fx था उसका अवकलन कर दिए, डैश मतलब अवकलन, या ऐसे भी कर सकते हो ddx ऑफ fx, ये क्या गया f डैश x, समझा। प्रवणता याद करेंगे तो अवकलन हो गया। लेकिन ये f डैश x क्या है, वक्र के हर एक बिंदु की स्पर्शी है। हमें किसी विशेष बिंदु पर स्पर्शी निकालना है, वह बिंदु R है जिसकी मूल बिंदु से दूरी C है ना, ध्यान लिखो। इसलिए प्रवणता कहाँ पर, C कामा FC पर, ये प्रतीक है। प्रवणता कहाँ ज्ञात करना, C कामा FC पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ x ने C रखा जाएगा, y जाए FC, x ने C रखेंगे यहाँ पर f डैश C, ठीक। अच्छा देखो पी क्यू की प्रवणता यहाँ ज्ञात कर लीजिए, और वक्र के बिंदु R को प्रवणता हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय ने क्या बताया था, यह प्रवणता बराबर होगा। उन्होंने ऐसे नहीं बताया था बराबर होगा, उन्होंने यह बताया था यह रेखा समांतर होगा। तो समांतर के निष्कर्ष से हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि इसका प्रवणता समान है। जब दो रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों प्रवणता समान होगी। तो लैग्रेंज ने यह नहीं बताया था कि इन दोनों की प्रवणता बराबर है, उन्होंने यह बोला था कि ये वाला रेखा इसके समांतर है। समांतर है तो हम लोग क्या जानेंगे, क्योंकि स्पर्शी व रेखा AB समांतर आपस में क्या है, आपस में समांतर है। क्या है, समांतर है। समांतर है क्या होगा, स्पर्शी व रेखा PQ आपस में समांतर है, इसलिए दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी। इसलिए दोनों की प्रवणताएं समान होंगी। तो चलो f डैश C बराबर FB माइनस FA नीचे B माइनस, ठीक, समझ आया। हाँ यहाँ पर बिंदु R पर वक्र की स्पर्शी की प्रवणता ddx ऑफ fx बराबर f डैश x, ठीक। x के स्थान पे हम C क्यों लिखे हैं, R पर जो बिंदु है वो क्या है, C है, C का FC हो जाएगा, ठीक। जहाँ C क्या है, A और B के बीच का बिंदु है,
हाँ देखिए, लैंग्राज की मध्यमान प्रमेय से रूले का प्रमेय सिद्ध कीजिए। बहुत छोटा आंसर है। देखिए थोड़ा सा चित्र बना दीजिए। ऐसे कोई वक्र है, ठीक, यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ बिंदु ए है, यहाँ मैं इसको बी मान ले रहा हूँ। यहाँ ए कामा एफ ए हो गया, यहाँ बी कामा का हो गया एफ बी। इसको ऐसे मिला दिए, अभी अभी जो किए है ना, इसको ऐसे मिला दिए। समझ आया? यहाँ की जो ये वाला बिंदु ए है, ये क्या है, बी है। समझ में आया? और एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, क्योंकि ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। एफ ए एफ बी की ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। एफ ए यहाँ से यहाँ तक ऊंचा है, और एफ बी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पर है। तो दोनों बराबर नहीं है ना। हाँ तो ध्यान देखिए, जब अच्छा तो मध्यमान प्रमेय से क्या होता है, मध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, नीचे बी माइनस ए। जब एफ बी बराबर एफ ए, तब क्या होगा, जैसा ही एफ बी बराबर एफ ए होगा, जैसे ही एफ बी बराबर एफ ए होगा, वैसे ही लैंग्राज मध्यमान प्रमेय रूले प्रमेय में बदल जाएगा और ये ऊंचाई दोनों का समान हो जाएगा। तो लिखो, जब एफ बी बराबर एफ है, तब क्या होगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी के स्थान पे एफ है लिख लो, माइनस एफ है नीचे बी माइनस ए। एफ डैश सी बराबर 0/b माइनस ए, एफ डैश सी बराबर 0। तो लैंग्राज मध्यमान प्रमेय से रूले का प्रमेय सत्यापित हो गया। हाँ देखिए, पहला प्रश्न है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहाँ x एलिमेंट क्लोज इंटरवल -4, 2 के लिए रूले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो पहले प्रश्न की तरह हम जो है रूले के प्रमेय में एक एग्जाम्पल बताए थे, उसी के आधार पर इसको कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या रूले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप क्या रूले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। हाँ देखिए, दूसरा पहला एफ एक्स बराबर इंटरवल एक्स, इसमें एक्स एलिमेंट 5, 9। रूले के प्रमेय के सत्यापन के बारे में समझना है। हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर क्या है, क्लोज इंटरवल एक्स, एफ 5 कीजिए, कितना हो जाएगा, इसका आंसर 5। और एफ 9 कीजिए, इसका आंसर 9 इसमें डालेंगे 9। ध्यान रखोगे, चूंकि एफ 5 नॉट इक्वल टू एफ 9, इसलिए ये एफ एक्स का अंतराल 5, 9 में रूले का प्रमेय सत्यापित नहीं है। हाँ देखिए, यदि आप सच दैट क्लोज इंटरवल -5, 5 अप्रोच टू R एक सतत फलन है, यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ -5 नॉट इक्वल टू एफ 5। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, किसी एक्स कोई भी बिंदु हो, क्या है, कोई भी बिंदु,
मतलब एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। रोले ने क्या बताया था, एफ डैश एक्स माने एफ डैश सी जीरो होगा। रोले के अनुसार एफ डैश सी जीरो होगा, लेकिन ये प्रश्न बोल रहा है एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो, या एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो। जब एफ डैश सी जीरो नहीं है तो यह रोले के प्रमेय का पालन नहीं करेगा ना, इसलिए उपरोक्त फलन रोले के प्रमेय का पालन नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से देखना, एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो है। रोले ने क्या बताया था, एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। कब होगा, जब एफ एक्स सतत है। क्या है, और एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय एफ ए बराबर एफ बी, ये तीन बात बताए थे, तब एफ डैश सी जीरो होता है। अगर ये तीन बात सत्य रहे तब एफ डैश सी क्या है, जीरो। प्रश्न में बोल दिया एफ डैश नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास तीन ऑप्शन प्राप्त हुए। या तो इन तीनों में से कोई एक पालन न करेगा, जैसे कि इन तीनों में से कोई एक नियम का पालन नहीं करेगा, तब एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा। नहीं समझे क्या, रोले ने बताया कि यह तीन बात अगर सत्य है तब एफ डैश सी बराबर क्या आएगा, जीरो। तो एफ डैश सी मेरा जीरो नहीं आया, इसका मतलब का इन तीनों में से कोई एक फॉल्ट होगा, या तो तीनों फॉल्ट होंगे। बात नहीं समझे क्या, मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझो। जैसे मैं बोल दूं कि जो ड्रेस पहनकर आया है वह कक्षा में प्रवेश करे, ठीक है। और दिए गए समय में कोई बच्चा कक्षा में प्रवेश नहीं किया, इसका मतलब हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कोई बच्चा ड्रेस नहीं पहना होगा, यही ना। तो रोले ने बताया था अगर ये तीन बात सत्य है तो जीरो होगा, या जीरो नहीं है इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक फॉल्ट होगा। या तो तीनों फॉल्ट हो सकते हैं, या तो दो हो सकते हैं, या तो कोई एक फॉल्ट होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो फॉल्ट ने यहाँ बोल दिया यह सतत फलन है, ती वाला पास हो गया। पास हो गया कि नहीं, बचा क्या, दो, एक अवकलनी नहीं है, एक क्या है, एफ ए बराबर एफ बी। समझा, तो हो सकता है यह भी सही हो या तो गलत हो, इसके बारे में कोई सूचना मुझे नहीं मिला है यहाँ पर ना, या इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन इसके बारे में सूचना दे सकते हैं कि एफ -5 नॉट इक्वल टू F5। अच्छा ये वास्तविक फलन है -5। अच्छा तो यह भी सही हो जाएगा, यह सतत है ना, सतत है तो वास्तविक फलन है, तो यह क्या हो जाएगा, अवकलनीय भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह दोनों पास हो गए, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, फेल। तो यह वाला फेल का मतलब का एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, इसलिए एफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, एफ बी। एक स्थान क्या लिखेंगे, F -5 नॉट इक्वल टू F5। बात समझ में आएगी नहीं, फिर से समझ लो। एफ डैश सी बराबर जीरो होगा तो ये तीनों पास हो जाएंगे, ये तीनों कंडीशन क्या है, पास। लेकिन यहाँ बोल रहा है एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो, इन तीनों में से कोई एक फॉल्ट होगा ना। चलो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। ये सतत है तो फॉल्ट है ये नहीं है, और सतत है, अंतराल दिया है -5 का, 5 वास्तविक फलन है, यह भी फॉल्ट नहीं होगा, अवकलनीय वाला, ठीक। तो हम बचा यही ना, यही फॉल्ट है, F -5 नॉट इक्वल टू F5, यह सिद्ध हो गया। हाँ देखिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर 3/5x² - 3x, जहाँ a बराबर 1 b बराबर 3 है, f डैश c के लिए c बिलोंग
1,3 1,3 ना, एक इसको जो है खुला अंतराल कहते हैं। तो चलो चलिए, यह बहुपदी फलन है ना, एफ एक्स क्या है, बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है, क्या हो गया, इसलिए इस प्रकार पहला एफ एक्स क्या है, सतत फलन है प्रत्येक बिंदु पर ना, एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर दूसरा एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। तीसरा, चलो चेक करो, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एफ एक्स कितना है, रखो एक्स के स्थान पे 1 ना, पहले वो तीनों कंडीशन का पालन करना चाहिए। कितना आएगा, 1 -5 -3 -7 मान वाला लगे। चलो F3 कितना होगा, 1 और 3 पे करना था, F3 हो जाएगा 3 घाते 3 5 × 3 स्क्वायर 3 × 3 तो 3 निकालो तो 27 निकालो तो 45 -9 निकालो तो 45 निकालो 27 27 कितना होगा, यहाँ चिन्ह गलती हो गया क्या, अच्छा 45 9 27 माइनस 9 5 14 कितना है -27। यहाँ पर तीसरा भी हो गया, f माइनस F1 नॉट इक्वल टू F3, इसका मान कितना है, F1 का नॉट इक्वल टू -27। तो देखो संतत है, अवकलनीय है, और F नॉट इक्वल टू Fb। अब क्या होगा, अतः लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होगा। क्या होगा, हाँ लागू होगा, और लागू करके हम लोग अगर चेक कर देंगे सही से तो सत्यापित हो जाएगा। लागू होना अलग, सत्यापित होना अलग। ये तीनों कंडीशन बराबर आ गया तो हम लोग क्या कहें, अतः मध्यमान लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होगा। ठीक है, और लागू करके उनका नियम ला दिए तो क्या हो गया, सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग सत्यापन करते हैं। अब हाँ चलिए एफ डैश सी क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, नीचे क्या होगा बी माइनस ए। एफ डैश सी मतलब समझते हो, थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ। एफ एक्स कितना है, एक्स घाते 3 -5 x स्क्वायर -9 x 3x। एफ डैश एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर -10x -3। ठीक है, 3x स्क्वायर -10x -3। अब एफ डैश सी कितना होगा, 3c स्क्वायर 10c -3। इसके उसके स्थान पे वाला पूरा लिखते हैं। हाँ देखो साइड में हम करके आप लिखे हैं ना। एफ बी कितना आया था बताइए, -27 ऋण, एफ ए कितना आया था ऋण 7, नीचे बी -1 मतलब 3 -1। सारा मान हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, 3c स्क्वायर 10c -3 कितना आ जाएगा, -27 + 7 नीचे, फिर क्या होगा
-10 कितना आएगा, -10 आएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 3c² -10c -3 कितना होगा बराबर -10। फिर -10 को इस साइड भेजते हैं हम लोग, 3c² 10c ऋण 3 + 10 0, 3c² 10c और +7 बराबर 0। 7 3 के कई 7 3 10, इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग, 3c² -7c -3c +7 बराबर 0। c कॉमन लेते हैं, 3c -7 और ऋण कॉमन लेते हैं 3c -7, तो कितना आ जाएगा 3c -7 और c -1। ठीक, c का मान 2 प्राप्त होगा, कितना कई प्राप्त होगा, c बराबर होगा 7/3 और c बराबर होगा 1। ठीक है, तो चलो c का मान किसके किसके बीच आना चाहिए, a और b के बीच। इसको भाग देंगे कितना आएगा, 3 दूना 6 2.3 3 करके आएगा। तो देखिए c का मान 1 और 3 के बीच में आया है। ठीक, तो मध्यमान प्रमेय क्या है, सत्यापित।